मैं क्यों लिखता हूँ। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक सह पाठ्य पुस्तक कृतिका का एक पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक हैं अज्ञेय, और अज्ञेय जी ने यह पाठ, ये जो लेख लिखा है, यह जानने के लिए लिखा है कि वे लिखते क्यों हैं, लिखने के पीछे क्या कारण है। आज इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, ऐसा क्यों। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव घटित का होता है, यानी कि जो सामने घटा, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है और जो आंखों के सामने भी नहीं आया, और वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। उनका मानना है कि जब भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में पहुंच जाती है, तब वह लेखक को लिखने के लिए विवश करती है। भावनाओं को वह खुद शब्दों का रूप देने लगती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। यानी कि जब व्यक्ति को यह लगने लगे कि वो घटना उसके अपने साथ घटित हुई है, तो वह अनुभूति होती है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। इस प्रश्न का उत्तर है, अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने एक पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और पत्थर को झुलसा दिया। इस तरह पूरी दुखांत घटना पत्थर पर अंकित हो गई। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा और मौन इतिहास अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण अणु विस्फोट लेखक के अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि लेखक को लगा कि वो जो दुर्घटना हुई थी वो उसके अपने साथ घटी है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। इसका क पार्ट है, लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक की आंतरिक विवशता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक विवशता को पहचान कर उसे लिख देता है और उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से वह अपनी विवशता को तटस्थ होकर देख और पहचान पाता है। इसका ख पार्ट है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि किसी एक रचनाकार ने या लेखक ने कोई रचना लिखी, कोई प्रेरणा जहां से ली, वो प्रेरणा स्रोत दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कुछ भी रचने के लिए। बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित कर सकते हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उस वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने इसके बारे में लिखा। अन्य लेखकों के अपने सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए रूप में ढाला। ऐसे ही हम महाभारत के बारे में भी कह सकते हैं। महाभारत भी इसका एक अच्छा प्रमुख उदाहरण है। या एक मान लो दूसरा एग्जाम्पल भी, मान लो एक चित्रकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे व्यक्तियों को भी पेंटिंग बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि एक तो अंदर से अनुभूति हो और दूसरा बाहर के कारण। इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति यानी कि स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध लेखक संपादकों के आग्रह और प्रकाशक की जरूरत के अनुसार लिखते हैं, जबकि कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी लेखन कार्य करते हैं। यानी कि उन्हें जीविकोपार्जन करना है, अपना घर गृहस्थी चलानी है, पैसा कमाना है, इसलिए लिखते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है, बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है ताकि वह अच्छी फिल्म का निर्माण कर सके। गायक गायिकाएं और नर्तकों पर आयोजकों के साथ साथ श्रोताओं का भी दबाव रहता है। चित्रकार पर उनके प्रशंसकों का या ग्राहकों का दबाव रहता है कि वे अच्छी चित्र बनाएं। खिलाड़ियों पर उनके प्रबंधकों और उनके प्रशंसकों का दबाव रहता है। तो यानी कि हर क्षेत्र में बाह्य दबाव कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि जो लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखी उसके बारे में उसने कहा कि वो उसकी आंतरिक अनुभूति का परिणाम है, पर क्या बाह्य दबाव हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वे हिरोशिमा भी गए। उन्होंने वहां अस्पताल में देखा कि जहां रेडियम धर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई, परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। और जब उन्होंने जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। यही लेखक का आंतरिक दबाव था। चूंकि लेखक विज्ञान के छात्र थे तो वह हिरोशिमा की त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे, इसलिए कुछ अलग लिखने की चाह लेखक का बाह्य दबाव हो सकता है। अब ये सुप्रसिद्ध लेखक हैं, उनके प्रशंसकों का भी लेखक पर दबाव हो सकता है कि वे हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी पर कुछ विशेष लिखें। अगला प्रश्न है, रचना व्यक्ति का प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है? आज हम एक तरफ आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो विज्ञान का दुरुपयोग भी लार्ज स्केल पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित रूपों में हो रहा है। जैसे असंख्य मात्रा में चल रहे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यानी कितने वाहन हैं, सड़कों पर चारों तरफ वाहन ही वाहन नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान के विकसित होने की वजह से आतंकवादी भी आजकल गोली बम का निर्माण कर पाने में सक्षम है। वे दुनिया में बम विस्फोट कर तबाही मचा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की आधुनिक तकनीक से गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। किसान जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ा रहे हैं, परंतु इससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगला पॉइंट है, विकसित चिकित्सा की मदद से गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण का व्यापार फल फूल रहा है। कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है। इसका दुरुपयोग गोपनीय सूचनाओं को चुराने, धमकियां देने और छवि बिगाड़ने के साथ साथ आर्थिक अपराधों के रूप में भी किया जा रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और इसका प्रयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से कारण चीजें हैं जो आजकल हमारे चारों तरफ हो रही हैं। अगला प्रश्न है, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है, देश के एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, बिजली के अनावश्यक प्रयोग को रोककर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अगला पॉइंट है, विज्ञान द्वारा उपजी समस्याएं जैसे वायरस को हम दूसरों में ना फैलाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। थर्ड है, हम रैलियों, मीडिया और सेमिनार के माध्यम से समाज में विज्ञान द्वारा उत्पन्न बुराइयों जैसे भ्रूण हत्या, गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण आदि को रोक सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, हम किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जहरीले रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक संवेदनशील युवा नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में परीक्षा में आ भी चुके हैं अभ्यास प्रश्न के अलावा। पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल क्यों नहीं लिखा। अणु विस्फोट की अनुभूति लेखक को कब हुई, क्योंकि उसने हिरोशिमा में जो कविता लिखी थी हिरोशिमा के ऊपर, वो भारत में आकर लिखी थी। इस प्रश्न का उत्तर है, मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी भी लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है, क्योंकि लेखन कार्य मन के भीतर की वस्तु है। जब तक हृदय में अनुभूति नहीं जगती, लेखन कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखन ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को हिलाकर रख दिया और उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो और उसके भीतर उस विस्फोट का भयानक दृश्य प्रज्वलित हो गया। एक दिन हिरोशिमा नगर की सड़क पर घूमते हुए अचानक लेखक की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर मानव की छाया छपी हुई थी। उसे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जग गई और उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। उस समय वह विस्फोट का भोक्ता बन गया और लेखक को उसके बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है सेकंड, सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर मछलियों को मारना वर्तमान में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यानी कि जिस सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर बहुत सारी मछलियों को मार देते थे, जबकि जरूरत थोड़ी सी मछलियों की होती थी। इस प्रश्न का उत्तर है, सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर मछलियों को मारना मनुष्य की अतिक्रमण एवं संपूर्ण विश्व पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था हिरोशिमा व नागासाकी में बम विस्फोट किया गया। वर्तमान समय में मनुष्य अपने झूठे अहम के कारण किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह अपने कार्य से होने वाली हानि का विश्लेषण नहीं करता, अपितु अपने अहम के झूठे तुष्टीकरण के कारण मानवता विरोधी कार्य भी बिना किसी डर के कर देता है। बच्चों यहाँ हम लिखा हुआ है, हम नहीं है, अहम है, और साथ में जोड़ देना। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की ओर लेखक ने मछलियों के उदाहरण से संकेत किया है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है कि वो लिखता क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर में लेखक लिखता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। बिना लिखे मैं स्वयं को नहीं जान सकता। लिखकर ही मैं अपने अभ्यंतर की व्यवस्था को पहचान सकता हूँ और उससे मुक्त हो सकता हूँ। इसलिए मैं लिखता हूँ। लिखने के पीछे सभी लेखकों का कोई ना कोई कारण होता है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और उनकी सभी रचनाएं कृति नहीं होती। बच्चों इस पाठ में लेखक और कृतिकार में भी अंतर बताया है। कृतिकार वो होता है जो आंतरिक अनुभूति से लिखता है, यानी कि जब वो अंदर से महसूस करता है, उसे अंदर से धक्का लगता है तब लिखता है, और लेखक जो कि बाह्य कारणों से लिखता है। इस प्रश्न का उत्तर है, और ये अभी प्रश्न ही कंटिन्यू है, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और उनकी सभी रचनाएं कृति नहीं होती। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक के दृष्टिकोण से कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए संपादक, प्रकाशक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखने वाले लेखकों के बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है,
लेखक द्वारा अपने मन की छटपटाहट को जब शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार का लेखन कृति कहलाता है। अर्थात सच्चा लेखन वह है जिसे लेखक द्वारा आंतरिक दबाव में लिखा गया है। ऐसा लेखक कृतिकार कहलाता है। परंतु जब कुछ लेखक प्रसिद्ध हो जाते हैं तो संपादक और प्रकाशक लेखक से कुछ लिखने के लिए आग्रह करते हैं और लेखक लेख लिख देते हैं। कभी कभी लेखक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लेख लिखते हैं, जिससे उन्हें पारिश्रमिक और ख्याति दोनों मिलते हैं। अतः सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और ना ही उनका समस्त लेखन कृति होता है, क्योंकि कृति होता ही वह लेखन कार्य है जो आंतरिक अनुभूति से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्म अनुशासन का क्या महत्व होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। सेम आंसर का अगला क्वेश्चन है, अथवा कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत महत्व होता है। यह बात अज्ञे जी ने किस प्रकार समझाई है। दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है। अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखकों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे बाहरी दबाव के बिना कुछ लिख ही नहीं पाते। यह दबाव भीतरी व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ऐसे में बाहरी दबाव लेखक के लिए सहायक यंत्र के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में लेखक का मत यह है कि उसे एक इस प्रकार के दबाव अथवा सहारे की या कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को सुबह जागने के लिए अलार्म की जरूरत होती है, वहीं दूसरे व्यक्ति को अलार्म की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप उठ जाता है। और लेखक खुद को उनमें से मानता है जो अपने आप उठ जाता है, पर साथ में अगर अलार्म बज जाए तो कोई हानि वाली बात नहीं है।